हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीडीपी में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो सभी लोग आराम से क्लास को देखें और अपना स्कोर साथ में काउंट करते चलें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी ये क्लासें पहले वाली ना देखी वो देख ले। और आज मैंने आपके सेकेंड पार्ट जो है मैराथन क्लास का सीडीपी का वो भी कंप्लीट करा दिया है। तो जिसकी अगर थ्योरी छूटी हुई हो तो वो मैराथन क्लास को जाके कर ले दोनों पार्ट्स को। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना सीडीपी में, बिल्कुल कम से कम 25 प्लस नंबर आपके निश्चित। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ेंगे। सभी लोग अपना स्कोर करते चलें काउंट साथ में कि कितना कर पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकोग्निशन आर डिस्कस्ड डोमिनेंटली अंडर डॉट 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 डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा संज्ञानात्मक विकास और सोचना, हम सोचते किससे हैं, और समालोचनात्मक चिंतन है। तो ये बताइए जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके 3 डोमेन बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है कोग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव, एक होता है साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो ये वाला किस में आएगा? सोचना, सोचते किससे? माइंड से। तो माइंड जो मानसिक विकास होता है इसको हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। यहाँ पर कोग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following principle of development state that development proceed head to? जो हमारा जो विकास होता है, मतलब जो हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसकी डायरेक्शन बताइए, किधर से किधर की ओर होती है। सिर से पैर की ओर होता है हमारा विकास। जैसे अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारा 1 मिनट, जैसे ये हमारा सर है, ठीक है, ये हमारी टांगे हैं। तो जो विकास है वो सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो मैंने आपको चीख सीख बहुत बार ये पढ़ाया था कि ये 2 प्रिंसिपल हैं जो डायरेक्शन वाले, ये हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके नाम भी अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखने। एक तो सिर से पैर की ओर, एक होता है पेट से उंगलियों की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो जो विकास हमारा मस्तिष्क से पैरों की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल या स्पेलोकार्डल। सो डी सी इज आवर राइट ऑप्शन। इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये विकास ये इंसान है, अगर इसका ये विकास यहाँ से पेट से अंगुलियों की ओर बाहर की ओर हो तो इसको कहेंगे प्रोक्सिमो डिस्टल। ये दिशा के 2 सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल। स्पेलोकार्डल को शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल को अधोगामी सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें सिर से पैर की ओर पूछा गया था, इसलिए सी इज आवर राइट ऑप्शन। तो आपके एनालिसिस के माध्यम से यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये प्रोक्सिमो डिस्टल पूछ लिया जाता है यहीं पर, तब हमारा आंसर क्या होता है? इसको अंदर से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्यूरिंग अर्ली एज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एक्ट एज प्राइमरी एजेंसी सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में जब वे छोटे होते हैं तो उनके लिए जो प्राथमिक सामाजिकरण की जो संस्था है वो कौन सी होती है। तो मैंने आपको मैराथन क्लास में ये भी सभी टॉपिक कराए हुए हैं। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन सामाजिकरण से संबंधित आ जाए तो जो प्राथमिक मैंने आपको बताया है, जो प्रारंभिक होती है वो होती है हमारी फैमिली। सबसे पहले हम घर परिवार में ही सीखते हैं, भाई बहनें, माता पिता, दादा दादी, इनसे सीखते हैं। इसके बाद हम अपने पास पड़ोस में निकल के जाते हैं। तो पास पड़ोस और फैमिली ये हमारे कैसे प्राइमरी, इनको छोड़कर जितनी भी दुनियादारी है, चाहे वो धर्म हो या हमारा समाज हो, ठीक है, या स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब चीज़ कैसी है? सेकेंडरी। प्राथमिक कौन है? फैमिली एंड नाइबरहुड।
family and neighborhood. So C is our right option. Question number 4. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children become capable of performing tasks requiring concept of conservation. कुल मिला के आपको पूंछ पकड़नी है, क्वेश्चन की पीछे से पकड़ना है। अब ये पूछते हैं कि विकास की जो अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे ने, उनमें से ऐसी वो कौन सी अवस्था है जिसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है। तो मैंने आपको मैराथन क्लास के एक्स्ट्रा जो जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और जो है लॉरेंस कोहलबर्ग पर, तीनों पर अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चारों अवस्थाएं जो जीन पियाजे की हैं, यस, पी, सी, एफ, इनके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि जो तीसरी अवस्था होती है, क्या नाम उसका, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज पहले तो सभी की एज लिख लीजिए, 0 से 2। प्री ऑपरेशनल की कितनी होती है, 2 से 7। तीसरी की होती है 7 से 11, और चौथी की होती है 11 से 15 या 18 या वयस्का अवस्था, कुछ भी हो, ठीक है। ये अवस्था। तो सी बार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आपको याद रखना है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, जो खोले गए हैं, उस प्रकार से ट्रिक बना लीजिए। CSC, सी फॉर, इधर समझिए आगे वाले पेज पर, यहाँ पर समझिए, CSC का मतलब होता है सी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। एस फॉर सीरियसन, और सी फॉर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, इसको वर्गीकरण कहते हैं। अब इसमें तो पूछा गया कंजर्वेशन, संरक्षण। अगर कंजर्वेशन के स्थान पर देखिए, इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। सीरियसन पूछ लेता, क्लासिफिकेशन पूछ लेता, अलग अलग कुछ भी पूछता, तो सभी का सी फॉर CSC, सी फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। तो आगे के लिए आपको इस ट्रिक को लिख लेना, ध्यान रखना है। CSC पूछा जाए, सी, अब आपको ध्यान रहेगा सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5। एज पर जीन पाइगेट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि जीन पियाजे से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ही सेट है ये पूरा। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कोग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो हमारी सोच होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसका मतलब ये हमको बताना है। तो जीन पियाजे के बारे में जैसा कि मैंने आपको अवस्थाएं पढ़ाते समय पढ़ाया है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एकमोडेशन, ठीक है, एकमोडेशन, उसके 2 भाग होते हैं, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन। एसिमिलेशन का मतलब आत्मसात करना। जब हम अपने स्कीमा में पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, तो जिससे हमारी जो नॉलेज होती है वो गेन होती चली जाती है। इस प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा है, संतुलीकरण कहा है, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, सी तो होगा नहीं, निगेटिव वर्ड है। तो देखिए आपके पास 3 ही बचे। इरिवर्सिबल थिंकिंग, ये तो जीन पियाजे की चौथी जो अवस्थाएं हैं, SPCF, इसकी अवस्था नंबर जो है दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे कर लिया करो। डिलेड इमिटेशन, ये कौन सी अवस्था में आता है, ये जीन पियाजे की पहली अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। तब देखिए 3 ऑप्शन हमने हटा दिए, तो चौथा हमारा सही होगा। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। बच्चे जो है दूसरों की नकल कब करते हैं, कौन सी अवस्था में कहते हैं, पहली अवस्था में। तो इस प्रकार से आपके और भी क्वेश्चन तैयार होते चलते हैं।
ध्यान रखिएगा। सभी लोग जो मैराथन क्लास है उसको कर लें और उसकी जो पीडीएफ है जहाँ तक अगर संभव हो तो उसकी पीडीएफ निकलवा लें, प्रिंट करवा लें। उससे आपका पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड दैट आवर स्पेसिक मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस कैन बी ट्रेस्ड टू आवर इंटरेक्शंस विद अदर्स। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? मतलब कि जो हमारी मेंटल स्ट्रक्चर है और जो भी हमारी प्रक्रियाएं जो हम बातचीत करते हैं उनको इंटरेक्शंस आ गया है विद अदर्स। इंटरेक्शंस भाई, बातचीत करोगे तो समाज में ही तो करोगे, समाज का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से ही करोगे। मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में ट्रिक बताई थी, ठीक है, उसके साथ ही साथ एक मैंने लेब बायोर्स की भी आपको ट्रिक बता रखी है। कौन सी है? एससी एल, एससी एल, ठीक है, एससी एल। एस फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर, एल फॉर लैंग्वेज। एस का मतलब सोसाइटी, समाज जहाँ पर आ जाए, संस्कृति जहाँ पर आ जाए, भाषा की बात जहाँ पर की जाए अर्थात सोशल इंटरेक्शन की जहाँ पर बात की जाए, उसका आंसर हमेशा 100% लेब बाइगोट्स की सही होगा। तब इसमें हमारा जो ऑप्शन है डी इज आवर राइट ऑप्शन, लेब बाइगोट्स की। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय लेब बाइगोट्स की। नाम ही आ गया है लेब बाइगोट्स की, टू फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब लेब बाइगोट्स की जी के अनुसार वो कौन सी चीज है जो हमारे सीखने में मदद करती है, बताइए। अभी मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के ट्रिक बता रहा था, तो जिसने भी जो भी हमसे पहले से जुड़ा हुआ पढ़ाई की होगी वो देखते घन इसका आंसर मार देगा। कल्चरल टूल, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, क्योंकि इनके सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। संस्कृति की बात की जाए जो कि अभी मैंने ट्रिक बताई थी, एससी एल, एल फॉर लैंग्वेज, सी फॉर सोसाइटी, सी फॉर कल्चर। एस फॉर सोसाइटी, समाज, संस्कृति, भाषा की बात जहाँ पर की जाए उसका आंसर हमेशा लेब बाइगोट्स की होगा। घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अब इसमें ऊपर नाम दे दिया, नीचे पूछ रहे हैं, अगर ऊपर देते कल्चरल टूल्स, नीचे पूछते किसने बात की है, तब इसकी बात लेब बाइगोट्स की जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन फॉलो टिट फॉर टैट। कर लो इसको सर्किल में, रेक्टेंगल में बंद करो। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रीजनिंग टू जज द एक्शंस ऑफ देम सेल्फ एंड अदर्स, स्वयं के और दूसरों के एक्शन को टिट फॉर टैट के आधार पर जैसे को तैसा, ठीक है। ध्यान कीजिए कौन सी व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज करना, कल मैंने तुमको लंच कराया था, आज तुम मुझको लंच कराओगे, इस प्रकार से लेना देना, अदला बदली करना, कौन सी वाली अवस्थाएं पढ़ाई थी? तो जीन जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे इन्होंने 6 अवस्थाएं दी थी और 3 स्तर दिए थे। स्तर कौन कौन से दिए थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अवस्थाएं 6 दी थे, तो उसमें अवस्था नंबर आप ध्यान कीजिए, जो अवस्था नंबर सेकेंड थी वो कौन सी थी? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। इसके अलग अलग नाम है, इसका एक अलग नाम ये भी है इंडिविजुअलिज्म, या इसको अलग नाम से इससे भी पूछा जाता है टिट फॉर टैट की अवस्था, नीड्स एंड वांट्स की अवस्था। वो कौन सी अवस्था होती है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार? जिसमें बच्चे होते हैं जैसे कि तैसा बात करते हैं, जैसे अगर तुम मेरे साथ, माई एटीट्यूड इज डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर हाउ यू ट्रीट मी। मेरा जो व्यवहार है तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा कि तुम हमको कैसे ट्रीट करते हो। तो ये किस में बात की जा रही है? दूसरी वाली अवस्था में, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। जो अलग अलग मैंने जो 3 वीडियो बनाए हैं उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी मत पढ़ना जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और बाइगोट्स्की से रिलेटेड, कि उन तीनों वीडियो में सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9,
इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, समझ लो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती क्या है, ठीक है। रचनात्मक कक्षा कैसी होती है। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू, स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता है, टू इनकरेज लर्न, सीखने के लिए। किस चीज़ को सीखने के लिए विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, थ्रू डिस्कवरी, डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट, फॉर गेनिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स, केवल बाहरी जो हमारे पुरस्कार हैं उनको पाने के लिए हमको पढ़ना है। बाई पैसिव इमिटेशन, बाई रूट मेमोराइजेशन, तो इतना तो सभी को याद हो गया होगा, या जिसको ना अगर आता हो तो वो जो हमने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कराए हैं उनको देख ले जाके। जो सीखना है वो कभी भी रोट मेमोराइजेशन नहीं होगा, रटना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचे 3, हमने आपको चीख चीख के पढ़ा है कि जो लर्निंग है, सीखना है, वो हमेशा एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव होता है, ना कि पैसिव। यहाँ पर बात कर रहे हैं पैसिव की, इसलिए ये भी कैसा हो गया? गलत। अब 2 बचे। जब मैंने आपको मोटिवेशन पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था कि बच्चों में आपको हमेशा जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको बढ़ावा देना है, केवल आपको बाहरी मोटिवेशन को बढ़ावा नहीं देना है। इसमें बात बी वाले ऑप्शन में क्या की जा रही? बाई गेनिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स, केवल फर्स्ट आने के लिए, ठीक है, फर्स्ट प्राइज को जीतने के लिए हमको सीखना नहीं, हमको सीखने के लिए सीखना है। लर्न टू लर्न, सीखने के लिए सीखना है, ठीक है। तो हमको कैसे सीखना है? थ्रू डिस्कवरी, खोज अन्वेषण के द्वारा हमको सीखना है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर जीन पाइगेट्स व्यूज प्राइवेट स्पीच, आ जाइए भाई, प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच एमंग चिल्ड्रन रिप्रेजेंट देयर। अब ध्यान कीजिए, व्हाट इज इगोसेंट्रिक स्पीच, जो मैंने आपको अवस्थाएं पढ़ाई थी जीन पियाजे की, उसमें इगोसेंट्रिक स्पीच क्या थी? व्हाट वाज इगोसेंट्रिक स्पीच? इगोसेंट्रिक स्पीच अहम केंद्रित वार्ता, जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। एमंग, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती? निजी बात देखिए, एडवांस्ड थिंकिंग, इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, मेटाकोग्निटिव स्किल्स, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल। तो देखिए, जो ये प्राइवेट स्पीच होती है इससे बच्चे क्या करते हैं, इससे जो बच्चे हैं वो अपने स्वयं के बारे में सोचते हैं, ठीक है। कोई भी अगर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, स्वयं से जब बोल बोल कर खुद से बातें बच्चे करते हैं, तो उसको हम ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। इसकी एज लिख लीजिए 3 से 6 वर्ष होती है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो ईगोसेंट्रिक होते हैं। तो जो प्राइवेट स्पीच है वो बच्चों की मेटाकोग्निटिव जो स्किल्स होती है, उनका परासंज्ञानात्मक कौशल है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। 99% इसका जो आंसर है वो डी ही सही है, 1% इसमें डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम जो सेट कराएंगे उसमें मैं आपको देख के बता दूंगा, मान के चलिए हम इसका डी ही सही ऑप्शन है, हो सकता है बुक में मिसप्रिंट हो, ठीक है। इसको हम ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर लेंगे। गलत नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मत पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन यही मेरा सिद्धांत है, गलत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इस पर डाउट हो रहा है कि इसका अदर तो आंसर नहीं होगा, फिलहाल डी ही इसका सही है। चलिए ठीक है, ध्यान दिलवा देना। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, कंटेम्पोरेरी थ्योरीज इंटेलिजेंस एज, बताइए भाई इस समय समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की होती, बुद्धि कैसी होती है? यूनिडायमेंशनल जनरल एबिलिटी, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, एन एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आप बात ये मुझे एक बताइए, क्या बुद्धि है अलग अलग पर्सन की, क्या वो हेरिडिटी, आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होती है कि नहीं होती? देखिए, दोनों से प्रभावित होती है जो बुद्धि। ये कह रहे हैं सी वाले ऑप्शन में कि प्रभावित नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया हमारा। इसमें कहते हैं कि वातावरण के फैक्टर से प्रभावित नहीं होती, इससे भी प्रभावित होती, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचे कौन से हमारे पास? 2।
बुद्धि जो होती है वो यूनिडायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल होती, बहुआयामी होगी। याद कीजिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, चाहे वो आपकी लॉजिकल हो, म्यूजिकल हो, ठीक है, नेचुरलिस्टिक हो, इस प्रकार से उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। एग्जिस्टेंशियल हो, नेचुरलिस्टिक बताई है। इस प्रकार से कितनी प्रकार की 8 प्रकार की बुद्धि जो है एनसीईआरटी के द्वारा वेरीफाइड की है हार्वर्ड गार्डनर। तो बुद्धि जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, एक डायमेंशनल नहीं होती। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ए टीचर ऑफन सेज दैट गर्ल्स आर गुड एट डांस एंड बॉयज आर गुड एट साइंस, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल है ऑफ। एक टीचर है, वो ये कहता है जो लड़कियां होती हैं वो डांस करने में अच्छी होती हैं, वो नृत्य में कुशल होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो किसमें, वो साइंस वगैरह पढ़ने में परफेक्ट होते, अच्छे होते हैं। तब आप समझ गए होंगे कि जो टीचर है वो अगर इस प्रकार की लैंग्वेज बोलता है, देखिए भाई मैं तो पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ और ऐसा होता भी नहीं है, तो जो सीधे सीधे जो टीचर है उसकी घटिया सोच को दर्शा रहा है कि उसकी जेंडर वाइज सोच है, वो मेल और फीमेल में डिफरेंस कर रहा है, जबकि हमको नहीं करना है। मेल और फीमेल को हमको बराबर लेके चलना है। मेल इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, सीखने में हमारी सोच में जो दोनों बराबर हमको लेके चलने हैं। तो ये सीधे क्या हो गया, जेंडर वाइज हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया, जेंडर इक्विटी हो गया, जेंडर एम्पावरमेंट हो गया। तो एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, ना तो जेंडर इक्विटी की समानता की बात नहीं, असमानता की बात कर रहा है टीचर। अब फंसा है हमारा दो में, अब दोनों में आपको लग रहा होगा कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग बन गया, बताइए जेंडर बायस होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन होगा जेंडर बायस, ए होगा सही, बी क्यों नहीं होगा। आपको लग रहा होगा बी क्यों नहीं, बी इसलिए नहीं होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कोई भी हमारी पुरानी अवधारणा, ठीक है, जो किसी भी विशेष लिंग से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से इसका बी भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके मेरे अनुसार दोनों आंसर सही है, ए और बी दोनों, कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस। लेकिन जो सीटेट है, सीबीएसई है, उसने जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही माना है। वैसे मेरे हिसाब से इसमें दोनों सही है, ए और बी, लेकिन जब आयोग ने ए माना है तब हमको ए ही लेके चलना है। ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू cater to the individual differences among students related to social and cultural domains, it is important to, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्लिक कीजिए माइंड में क्या पढ़ाया था, को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। आपको जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको आपको जो है पॉजिटिव वे में लेना है, अच्छापन लेना है, ठीक है, उनको रिसोर्स के रूप में लेना है। तब आपको क्या करना चाहिए, एडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। फॉलो रिजिड रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम, एक मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। इम्प्लीमेंट समेटिव बेस ऑफ इवेल्युएशन, डिवाइड स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको अलग ग्रुप बना दिए, परिवार के जो बच्चे उनको अलग ग्रुप बना दिया। ऐसा आपको डिवाइड तो कभी कुछ करना ही नहीं है। ध्यान कीजिए निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में मैंने आपको स्टैंडर्ड निगेटिव वर्ड बताया है, होगा ही नहीं। देखते हैं कट, समेटिव निगेटिव वर्ड बताया है, कट, तो दो तो कट हो गए। तीसरा डिवाइड आपको स्टूडेंट को किसी भी आधार पर नहीं करना, तो ये भी कैसा हो गया, कट। तब कौन सा सही हो गया, ए इज आवर राइट ऑप्शन। इस प्रकार से करो। अब एग्जाम में जैसे ही देखा, ए इज आवर राइट ऑप्शन, एडॉप्ट चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 14, मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, जो बताइए जो मूल्यांकन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है ये मूल्यांकन।
क्रिएट ए फीलिंग ऑफ कंपटीशन, अच्छा बच्चों में कंपटीशन की भावना को पैदा करने के लिए इसलिए भाई किया जाता है ये मूल्यांकन, ऐसा नहीं। इंड्यूस फियर ऑफ फेलियर अमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करने के लिए आप डर पैदा करने की बात कर रहे हैं। कैटेगराइज स्टूडेंट एज पास और फेल, केवल इसलिए किया था कि भाई कौन कौन पास हुआ या कौन कौन फेल हुआ, केवल इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। तीनों बातें गलत, कंपटीशन भी मैंने बताई थी, फियर भी बताया था, और पास फेल कैटेगराइजेशन करना ये भी गलत। ये तीनों निगेटिव वर्ड हैं, मैंने ये पढ़ाए हुए हैं आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड में। आपके 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड तैयार कर लिए तो ऐसे ही देखते खाना मार देंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 3 तो होंगे नहीं, तो चौथा बचा वही सही होगा। पढ़ना भी नहीं है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस इन लर्निंग प्रोसेस, सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। असर्शन और रीजन वाले जिन क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत चल रहा है, जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते, मान के चल रहा 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 में से 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज देखिए अब कितना बढ़ गया। 1/5 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। इनको लाइटली मत लेना, बहुत अच्छे से करना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार समझ लीजिए। मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन वाले करवाए हुए हैं। जिसको अगर प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने में, तो वो वाले 50 जो क्वेश्चन है वो कर ले जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट सिलेबस भी आपका हो जाएगा। मैंने इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया है। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, टीचर को बच्चों से क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चनिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्वेश्चन होती है, प्रश्न पूछना है, वो बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिल्कुल सही बातें हैं, दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक ही सेट में दूसरा जे आ गया। असर्शन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड, सर्किल कर लो, curriculum for successful inclusion of students belonging to disadvantaged groups. Reason, standardized curriculum accounts for all kinds of individual differences among learners. जो हमारा जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है वो अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाहित कर लेता है। इस क्वेश्चन को आप सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड आ जाए, स्टैंडर्ड आ जाए, नॉर्मेटिव वर्ड आ जाए, क्यूरिकुलम कुछ दिख जाए, तो उसको कट कर देना, वो हमेशा गलत होता है। स्टैंडर्डाइज्ड कुछ भी नहीं होता, इसकी जगह पर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। लचीलापन, लचीलापन, चाहे आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आ जाए, ये देख लेना कि अगर इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे गलत ही हो गए दोनों, तो ये दोनों गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स, डी इज आवर राइट ऑप्शन। देखिए ऐसे स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षा में समावेशन, आप समावेशी कक्षा बनाने जा रहे हैं, क्लासरूम बनाने जा रहे हैं, उसमें कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाधा पहुंचा सकती है, हिंडर्स कर सकती है। कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, ये निगेटिव क्वेश्चन है पहली बात, तो इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही सही होगा। मल्टी सेंसरी अप्रोच, इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेसिबिलिटी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, तो 3 सही है, ये गलत है। आप कभी भी अगर आप इंक्लूसिव क्लासरूम बना रहे हैं तो आप कंपटीशन को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे किसी भी प्रकार की क्लास में। इसमें कह रहे हैं कि कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स बाधक होगा, वो कौन सा होगा, ए। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन।
जो गलत है वो ही सही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था निगेटिव, निगेटिव का भाई निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is correct in context of students having dyslexia? बताइए भाई, डिसलेक्सिया चीख चीख के डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया हमने पढ़ाई है आपको, डिसग्राफिया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है डिसलेक्सिया? दे ऑफन फेस डिफिकल्टी इन टेक्स्ट कंप्रिहेंशन, दे आर ऑलवेज लेजी, वे हमेशा लेजी होते हैं, दे कैन नॉट बी गिफ्टेड और टैलेंटेड इन एनी फील्ड, वो किसी भी फील्ड में गिफ्टेड या टैलेंटेड नहीं हो सकते हैं डिसलेक्सिया वाले, दे ऑलवेज हैव एवरेज इंटेलिजेंस, उनमें जो होती है बुद्धि के स्तर सामान्य से अधिक होता है, मतलब वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो डिसलेक्सिया का सीधा सा मतलब है पढ़ने की अक्षमता। जिस बच्चे को भाषा को समझने में, पढ़ने में गलती होती हो, वो उस बच्चे में डिसलेक्सिया। अगर वो लिखना चाह रहा था SAW शाह, ठीक है, लिख दिया उसने उल्टा बाज, ठीक है, लिखना चाह रहा था क्लियर, लिख दिया अनक्लियर। तो उल्टा पुल्टा जो कर दे, उल्टा सीधा दिखाई दे, अर्थात पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम हो, उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इम्प्लिसिबिलिटी इन अटेंशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब एक बच्चा जिसमें बहुत ज़्यादा इन अटेंशन, मतलब वो ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख पाता है किसी चीज़ को पढ़ते समय, और बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है, और अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं रख पाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो बच्चे को क्या चीज़ हो सकती है? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, विजुअल इम्पेयरमेंट। देखो विजुअल इम्पेयरमेंट की तो बात ही नहीं कोई हो रही, डिसलेक्सिया तो पढ़ने संबंधी क्षमता है, वो तो होगा ही नहीं। अब बात हुई हमारी ऑटिज्म की और अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जो ऑटिज्म वाले लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो उनके सामाजिक संपर्क कम होते हैं, ठीक है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, और रिकरिंग एक्शन करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं, कोई चीज़ पढ़ ली फिर उसको पढ़ने लगे, उनको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इन लोगों को जो है ऑटिज्म की बीमारी होती है, तो उसको ऑटिज्म कहते हैं। अटेंशन, देखो नाम से क्लियर है, अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन डिफिसिट का मतलब जिनको ध्यान में है कमी, ध्यान ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाते हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, जरा सी बात करो तो हाइपर हो जाते हैं, लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख कर आ सकता था, ADHD, ADHD, ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following is a comprehensive method to identify specific learning difficulties of students? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? आप कोई स्टूडेंट है, उसकी पढ़ने में डिफ़िकल्टी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के द्वारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम एट द एंड ऑफ ईयर, केस स्टडी के द्वारा। बताइए हम कैसे करेंगे? एक स्टूडेंट है, बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है, आपको पता लगाना है कि इसको सीखने में किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप कैसे उसको पता लग सकते हैं? केवल एग्जाम को लेकर, एग्जाम तो लेना निगेटिव है। स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस, स्टैंडर्डाइज्ड मैंने आपको हमेशा नकारात्मक बताया, गलत। तो ए और सी तो ऐसे उड़ा दिए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, क्या आप केवल मल्टीपल चॉइस जो बहुकल्पी प्रश्न देकर हम बच्चे को पता लगा सकते हैं कि इसमें इसको सीखने में किसी चीज़ में प्रॉब्लम है? नहीं, आपको प्रॉपर बच्चे की केस स्टडी करनी होगी, बच्चे के बारे में पता लगाना होगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क देने होंगे, फिर उससे लगाएंगे पता कि बच्चे को ADHD है या ऑटिज्म है या कोई डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया है, कौन सी बीमारी है या कौन सी इसके अंदर डिसेबिलिटी है, इसलिए इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली बाई, बच्चे किस ढंग से प्रभावशाली रूप से सीखते हैं। हम कैसे बच्चों को सिखाएं जिससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में सीखें, सीखा हुआ ज़्यादा देर तक उनके माइंड में रहे, ठीक है, और वो चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ अपनी रियल लाइफ से, वो उसको जोड़ पाएँ। तो क्या करना चाहिए? रोट मेमोराइजेशन ऑफ द कंटेंट, विषय वस्तु को रटना नहीं है कुछ गलत। इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड देम, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा। फियर ऑफ पनिशमेंट, दंड के भय से वो पढ़े नहीं। पैसिवली लिसनिंग टू द टीचर, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनना। निष्क्रिय कुछ भी नहीं होता, ना तो निष्क्रिय लर्निंग होती, ना तो निष्क्रिय सुनना होता, सब कुछ पैसिव नहीं एक्टिवली होता। तो ये तो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, अगर आपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कर लिए तो 800 से 10 क्वेश्चन देखिए ऐसे ही हो गए। पैसिव कुछ होता ही नहीं, आपको बच्चों को डराना धमकाना नहीं है, नहीं तो आपको जेल हो सकती है। तो सी और डी ऐसे गलत हो गए। ये हमारा रूट मेमोराइजेशन है, आपको बच्चों को कुछ भी रटवाना नहीं है, ये इसलिए गलत हो गया। बच्चा कौन? बी, डी इज राइट ऑप्शन। ऐसे बिल्कुल खेल हो जाएगा आपके लिए सीडीपी और पेडागोजी। जिसने सीडीपी अच्छी कर ली उसकी पेडागोजी भी 100% अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग, निम्न में से कौन सा विद्यार्थी का अधिगम में लगाव, मतलब कि अधिगम से जुड़ना, ठीक है, सीखने से अपने आप को अटैच रखना को बढ़ावा देगा। कैसे? सेल्फ रेगुलेशन व स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, लो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर टूवर्ड स्टूडेंट्स, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना। प्रेजेंटिंग कंटेंट विच इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, डिसकनेक्टेड, देखो यहाँ पर डिसकनेक्टेड है इसलिए जो ऑप्शन गलत हो गया, वैसे जो सही होता। तो देखिए जो बी है फॉर एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, ये गलत है, ये निगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे सबसे अच्छी प्रकार से जब जुड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, जब वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन देंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके लिए होगा, और अपने आप को सही प्रकार से प्रॉपर डायरेक्शन में वो रख के पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा ए इज आवर राइट ऑप्शन, सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच emphasize on the learning through self initiated activity by students and balanced facilitation by the teacher, निम्न में से कौन सा उपागम अप्रोच, मतलब विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने, अपने आप से किसी काम को करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। मतलब आप जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच ऐसा है जिसके द्वारा अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे? बिहेवियरिज्म, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सीधी सी बात है, लेव बाय गोट्सकी जी ने बात की है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान का निर्माण करते हैं सोसाइटी में, जब वे अपने से बड़े या अपने से छोटे या सोसाइटी में किसी से भी वार्तालाप कहते हैं, इसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद। तो इसलिए डी इज आवर राइट ऑप्शन। फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। अब वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 2021 से पहले असर्शन और रीजन वाले सेट उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बिल्कुल जीरो। अब जब से जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे तब से सीटेट थोड़ा सा टफ हो गया, मुश्किल हो गया, बट इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन एन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एक रचनावादी कक्षा में, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, देखिए अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है अवसर देने की, विच हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मीनिंगफुल लर्निंग, रीजन क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, जो हमारा जो अधिगम होता है, मीनिंगफुल अधिगम जो हमारा होता है वो केवल ऐसा होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपने वैसे वैसे या उसको याद कर लिया, रट लिया और उलट दिया, ऐसा नहीं होता। अपना माइंड लगाइए, अपने हिसाब से सोचिए विचारिए,
तो ये रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ये गलत हो गया। इसका मतलब रटना होता है इनडायरेक्टली, तो रटना हमको है नहीं, तो रीजन तो भाई हमारा हो गया गलत। अच्छा, जो ये असर्शन है वो सही है। ये कहते हैं कि एक अगर रचनावादी क्लासरूम आपको बनानी है तो उसमें आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, अवसर दें, जिससे बच्चे सीख पाएँ स्वयं से, ठीक है, दूसरों के साथ, और जिससे बच्चों की समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान के कौशल उनके अंदर विकसित हो पाएँ। तो ए इज आवर राइट एंड आर इज आवर फॉल्स। अब कौन सा इसमें हो जाएगा? ए। ठीक संभल के करना, नहीं गलती हो जाए। सी का डी कर जाओ। ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25, एरर्स, त्रुटियां, गलतियां बताइए। केवल इतना क्वेश्चन है, गलतियां। अब बताइए गलतियों को आपको कैसे लेना है। प्ले नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने में कोई हमारी भूमिका इनकी नहीं होती है। कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय द वे ऑफ निगेटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चों को डरा के धमाक धमका करके निगेटिव रीइंफोर्स के द्वारा कम किया जा सकता है। आर कमिटेड ओनली बाय द स्टूडेंट्स हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, केवल वो विद्यार्थी जिन्हें अधिगम क्षमता होती है वो ही गलतियां करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं। तो ओनली तो अपने आप में ही निगेटिव है, तो ये तो गलत ही होगा। गलत, गलत। नो रोल। अब ये बताइए गलतियां हैं, क्या वो ऐसा कोई संसार में आदमी है किसी भी फील्ड में जिसने कोई गलती ना की हो और कोई सीख गया हो, परफेक्ट हो गया? ऐसा कोई भी नहीं। बिकॉज क्योंकि जो मिस्टेक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन लर्निंग, जो गलतियां वो हमारे जीवन में सीखने का एक इंटीग्रल पार्ट है, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। आप गलती करेंगे, हाँ, वो इंसान कभी गलती नहीं करेगा जो सीखेगा ही नहीं। जो पढ़ेगा लिखेगा या कोई भी काम करेगा तो वो करेगा। गलती करने का मतलब ये चीज़ सूचित करती है कि वो कोई काम कर रहा है, इसीलिए तो गलती करता है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। शुड बी एनालाइज्ड वेल बाय द टीचर टू अंडरस्टैंड लर्निंग गैप्स, अध्यापक को गलतियों को पॉजिटिव वे में लेकर उनको एनालाइज करना चाहिए कि स्टूडेंट ने कहाँ पर गलती की है, अभी इसको सीखने में कहाँ पर समस्या है, फिर उस चीज़ को लिए वो ठीक करे। क्वेश्चन नंबर 26, कोग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा आर बताइए। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान है, स्मृति है, समस्या समाधान इत्यादि आर है। इतना क्वेश्चन है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप सुखी हो चाहे आप दुखी हो, पढ़ने पर आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निगेटिवली इम्पैक्ट बाय पॉजिटिवली इमोशंस, सकारात्मक नकारात्मक भावों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट बाय नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ये सब गलत है। आपको एक चीज़ मैंने बताई वो ध्यान रखना कि कोग्निशन एंड इमोशंस आर इंटररिलेटेड एंड इंटरवोवन टू ईच अदर। जो संज्ञान और संवेग है वो हमेशा कैसे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को। इससे क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, उसका एक ही आंसर होता है। जो संज्ञान है, ठीक है, संज्ञान 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 व संवेग, कोग्निशन एंड इमोशन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरवूविन होते हैं। इंग्लिश में होता है इंटरवूविन, या इसकी जगह पर हमको इंटर रिलेटेड वर्ड भी मिल सकता है। अब ये बताइए, अगर आज आप खुश हैं, अच्छी आपकी हेल्थ है, आप बिल्कुल अच्छे बैठे हुए, तो आप अच्छे से प्रकार से पढ़ पाएंगे। अगर आपके पेन हो रहा है मान लीजिए कहीं पर भी, क्या आप उस स्टेट में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, कि आपका ध्यान जाएगा अपने पेन के ऊपर, ना कि अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो इस प्रकार से जो इमोशंस है, मान लीजिए आप देवदास बने घूमते हैं, आपका कहीं कुछ हो गया है प्यार मोहब्बत में,
अब आपसे हम कहें लो बेटा आज हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छा सेट है, तब आपका सेट पर ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान कहीं अंत ही लगा रहेगा। क्यों? आपकी जो इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी है, ठीक है, वो आपकी जो स्टडी है, लर्निंग है, उसको निगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर रही है। तो ये कैसी होती है? इंटरवूविन होती है, इंटर रिलेटेड होती है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 27। ए टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न फॉर। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? क्या है, क्यों हम अभिप्रेरित करें बच्चों को? इससे सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद कीजिए, बीएफ स्किनर ने कहा है, जैसा कि मैंने आपको मैराथन क्लास में पढ़ाया है, कि लर्निंग इज हाईवे ऑफ मोटिवेशन, सॉरी उल्टा हो गया, मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग। जो अधिगम है वो किसका राजमार्ग है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग। जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे उसी इतना ही अच्छी प्रकार से आप सीख पाएंगे। ये लाइन किसने कही है? बीएफ स्किनर ने की है, ठीक है। ये सुपर डेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। गेनिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर्स, केवल दूसरों बच्चों से हमको अच्छा बनना, इसलिए हमको मोटिवेट करना चाहिए। गेटिंग टेंजिबल रिवार्ड्स, हमको जो टेंजिबल रिवार्ड है जैसे प्रमाण पत्र है, फर्स्ट प्राइज है, कैश प्राइज है, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए, इसके लिए मोटिवेट करना है। इनहेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बच्चों की कॉन्सेप्ट सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमको उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से सीख पाएँ। ऑब्टेनिंग प्रेज ऑफ द टीचर एंड पेरेंट्स, केवल जो अपने माता पिता हैं और पेरेंट्स की वाहवाही प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए सीखें, जिसके लिए हमको मोटिवेट करना नहीं, तो सब बकवास है। ए, बच्चों अच्छी प्रकार से सीख पाएँ, वो मोटिवेट रहें, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो किसी भी चीज़ में, इसलिए हमको उनको मोटिवेट करना चाहिए। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। 28। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ characteristics positively contribute to problem solving abilities of student। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अब इन तीन चार में से तीन गलत होंगे, एक सही होगा। एक चीज ऐसी है जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान को पॉजिटिव रूप से इम्पैक्ट करती है, वो कौन सी है? रिस्पॉन्स सेट, फंक्शनल फिक्सडनेस, एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सडनेस, रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेटाकोग्जिनेशन। ध्यान कीजिए, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड, मैंने आपको फंक्शनल फिक्सडनेस बताया था, निगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने का निश्चित तरीका, एक ही चीज़, ठीक है, एक ही प्रकार से समस्या का समाधान करना, जो कि गलत है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। इसमें भी फंक्शनल फिक्सडनेस है। एनालॉजिकल तो सही है लेकिन ये गलत है, इसलिए पूरा ऑप्शन गलत हो गया। रिस्पॉन्स सेट, रिस्पॉन्स सेट भी लगभग वही होता है, केवल एक ही प्रकार से किसी को समस्या को हल करने के लिए सोचना या एक ही चीज़ पर अड़े रहना कि भाई हम तो इसी प्रकार से करते हैं, ऐसे ही सही होता है, ये भी गलत होता है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड मेटाकोग्जिनेशन, अब सारी सोच और परासंज्ञान, इनको मैंने मैराथन क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और मेटाकोग्जिनेशन आपके लिए मस्ट हैं, ठीक है, आप उनको स्कीम नहीं कर सकते हैं मैराथन क्लास को। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बिकम ए बैरियर टू लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। देखिए क्वेश्चन है निगेटिव, नकारात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो अधिगम बाधक, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, बाधक बन सकता है? तीन चीजें सही होगी, एक गलत होगी। रिजिड सीटिंग प्लान, बैठाने की अनम्य योजना। मल्टीपल बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हाँ ये तो सही होता है हमेशा। रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, संसाधन संपन्न वातावरण, मतलब प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भी हमको क्रिएट करना है। तो बी सी डी तीनों सही हैं। जो रिजिड वर्ड है वो अपने आप में नकारात्मक है, ये कैसा है? नकारात्मक है, रिजिडिटी आ जाए, रिजिड आ जाए,
तो देखते खन गलत, निगेटिव है और निगेटिव ही क्वेश्चन है तो निगेटिव का भाई निगेटिव, तो जो क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव, सो इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग ए न्यू कॉन्सेप्ट ए टीचर शुड, विद्यार्थियों को एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपको एक नई कॉन्सेप्ट है पढ़ानी बच्चों को, तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे पढ़ाना है। पढ़िए ऑप्शन, इलिस्ट्रेट कॉन्सेप्ट थ्रू ओनली वन मेथड, केवल एक ही मेथड का प्रयोग करके हमको पढ़ाना है। अवॉइड क्लेरिफाइंग वोकेबलरी एंड सिंबल्स, आप जो वोकेबलरी है सिंबल्स है इसको आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। इग्नोर करेंगे एक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों ने पहले सीखा है पढ़ा है उसको आप इग्नोर करेंगे, कहीं नहीं आप नए ज्ञान नई प्रकार से पढ़िए, नई प्रकार से सीखिए। तो क्या आप ऐसा काम करेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। जो अवॉइड है, इग्नोर है और ओनली, ये जो तीनों निगेटिव वर्ड है इसलिए ये तीनों गलत। तो कौन था बच्चा, चौथा, सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट, बच्चों की जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में कनेक्शन बनाना, संबंध जोड़कर पढ़ाना। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा 7 प्रैक्टिस सेट हो गया, सभी लोग इसको बार वाइज करते रहें, जो भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ लिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब ना किया है, और शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे अन्य लोग भी इस क्लास को देख लें, उनका भी फ़ायदा हो जाए, वो लोग भी पास कर जाएं आराम से। ठीक है, देखिए आप अगर शेयर कर देंगे तो दूसरों का फ़ायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।